आई थिंक जो वो लोग स्कैम करके भागे थे, उसमें कोई बड़े लोगों का पैसा भी लगा हुआ था जी, इसलिए FBI वाज आफ्टर इट कि किस किसने खरीदी, कितनी खरीदी। जो उसके फाउंडर्स थे वो सारा पैसा लेके भाग गए और कई मिलियन डॉलर्स थे वो जो पैसा लेके भागे। मेरे एक जानने वाले हैं, उनके पास फोन आया FBI से कि मैं जो हूँ FBI का एजेंट हूँ। उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम ये है, आपने ये NFT खरीदी थी और इसमें स्कैम हुआ था, तो हमने आपको ट्रैक डाउन किया है कि आपने खरीदी थी। तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि अरे ऐसे स्कैमर्स के तो रोज फोन आते हैं, मैं अपनी डिटेल नहीं दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको अपने ऑफिस से ईमेल करता हूँ और आपको फिर डिटेल देनी पड़ेगी। कि ईमेल फ्रॉम हिज ऑफिशियल FBI आईडी, और FBI ने लोगों को ट्रैक डाउन करना, खुशकिस्मती से मेरे पास कभी नहीं आया उनका फोन। आजकल हमारे पास ना कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, ETFs, स्टॉक्स और कई सारी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आती रहती हैं। जब भी हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि जहाँ पर भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम बेसिक्स ज़्यादा से ज़्यादा जान लें, ताकि हम एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में। आजकल एक और नया इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आया है जो कि बहुत पुराना नहीं है, जो है क्रिप्टो करेंसी। और इसलिए हमें क्रिप्टो करेंसी के बेसिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। इन्हीं बेसिक्स को और ज़्यादा समझने के लिए हम पहुँचे दिल्ली, जहाँ मिले हमें हमारे आज के गेस्ट रजत मित्तल। रजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एडवोकेट के तौर पर प्रैक्टिस करते हैं और वाइट कॉलर क्राइम्स में स्पेशलाइज्ड है। रजत रेगुलर बेसिस पर क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को लीगली एडवाइस करते हैं और रिप्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट मैंने ये भी पढ़ी थी कि इंडियंस आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स ऑफ क्रिप्टो टुडे। इज दैट ट्रू? बिल्कुल। आप देखिए तो आप इंडिया, ये तो सच है ही कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, बट इंडिया इतना बड़ा मार्केट है सिर्फ कंज्यूमर्स का। हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, हम सब कुछ चाइना से इंपोर्ट करते हैं। हमारी रेलेवेंस क्या है आज की तारीख में? हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? किसी भी देश की उन्नति उसके एक्सपोर्ट्स पर डिपेंड करती है, कभी उसकी कंजम्पशन पर डिपेंड करती है। तो आप, यू माइट बी द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रिप्टो, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, वो यहां नहीं हो रहा है, वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है एट योर एक्सपेंस। आप किसी भी कमोडिटी में देखिए, आप प्रोड्यूसर है बहुत चीजों के, आप बट नेट टू नेट अगर देखा जाए तो कंपेयर टू चाइना, कंपेयर टू यूएस, यू आर एन इंपोर्टर। सो यू आर एन इकोनॉमी विच इज एंटायरली बेस्ड ऑन कंजम्पशन। बट क्रिप्टो प्रेजेंटेड एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप इस चीज में लीड ले सकते थे, बिकॉज योर इंजीनियर्स, द क्वालिटी ऑफ इंजीनियर्स दैट वी प्रोड्यूस आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और वो लोग ही बाहर चले गए, तो मैसिव ब्रेन ड्रेन हुआ हमारे यहाँ से, मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हमने गवा दी। बट डू यू थिंक जो चला गया तो वो तो चला ही गया, बट डू यू थिंक कि देयर इज स्टिल रूम? Yes, there is, the industry is in a nascent stage, and I would say that states like Karnataka and all are coming up with favorable regulations. Oh really? Yes. काफी क्रिप्टो को प्रोत्साहन मिल रहा है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, अब रियल वर्ल्ड एसेट्स को टोकनाइज किया जा रहा है, कई कई स्टेट्स में हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली क्रिप्टो के अगेंस्ट है। इनफैक्ट आप प्रधानमंत्री मोदी जी की कई स्पीचेस में सुनेंगे, वो बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए और बहुत जरूरी है आज की तारीख में, बहुत काफी एम्फोसिस करते हैं। प्रॉब्लम हमारे देश में आती है कि कुछ रेगुलेशंस हमने, टैक्सेशन जो है हमारा क्रिप्टो करेंसीज का, वो ठीक नहीं है। तो अगर आपका टैक्सेशन ठीक नहीं है तो आप कितना भी बिल्ड करें, आप इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बिल्डर्स को या डेवलपर्स को बिल्ड करने के लिए। अदरवाइज द इकोसिस्टम, अगर आप इकोसिस्टम की बात करें, द इकोसिस्टम इन इंडिया इज राइप फॉर बिल्डिंग क्रिप्टो, एंड दिस इंडस्ट्री is maybe 10 years old. It's in nascent stage. I will say in next 5 years अगर हमने अपने रेगुलेशन को थोड़ा मॉडिफाई किया, we are on track, but थोड़ा रेजिस्टेंस है अभी। वो रेजिस्टेंस भी किस वजह से आता है? बिकॉज ऑफ सम बैड प्लेयर्स, बिकॉज स्कैम्स बहुत होते हैं।
वो एक तरीके का विशियस सर्कल है। स्कैम्स होते हैं, स्कैम्स के चक्कर में बैड रेपुटेशन बनती है, बैड रेपुटेशन के चक्कर में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस आते हैं, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के चक्कर में हॉस्टाइल टैक्सेशन होता है, एंड दैट लीड्स टू यू नो अगेन मनी लॉन्ड्रिंग एंड दोस थिंग्स एंड स्कैम्स। सो इट्स अ विशियस सर्कल, ये चलता रहता है। तो इससे बाहर जाके कुछ अच्छे रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे, टैक्सेशन को थोड़ा फेवरेबल करना पड़ेगा, जैसे दुबई में है, सिंगापुर में है। तो आप यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट बैक द इन्वेस्टर्स, पीपल हु हैव गॉन अब्रॉड, बिकॉज देयर इज नो प्लेस बेटर देन इंडिया टू बिल्ड राइट नाउ। लेकिन टैक्सेशन तो यूएस में बहुत ज़्यादा है, इंडिया से भी ज़्यादा है क्रिप्टो पे। इंडिया में टैक्सेशन अभी फुल्ली अप्लाइड है क्रिप्टो पे? जी बिल्कुल। इंडिया में जहां तक टैक्सेशन की बात करते हो ना, आप टैक्सेशन की पॉलिसीज क्या है वो बड़ा इंपॉर्टेंट करती है। आप टैक्सेशन, आपने 30% टैक्सेशन लगाया क्रिप्टो के। सो पहली बात तो टैक्सेशन के हिसाब से क्रिप्टो करेंसीज को ना तो करेंसी का स्टेटस दिया गया, ना सिक्योरिटी का स्टेटस दिया गया, ना कमोडिटी का स्टेटस दिया गया। एक अनदर फॉर्म ऑफ क्लास बना दी, इट्स कॉल्ड वर्चुअल डिजिटल एसेट। इट इज एन एसेट विच रिप्रेजेंट्स वैल्यू ओवर इंटरनेट। तो उसके टैक्सेशन जो उन्होंने लगाया, गवर्नमेंट ने लगाया, वो ये लगाया कि किसी भी क्रिप्टो करेंसीज को ट्रांसफर करने के उपरांत अगर आपको कुछ गेन होता है, उस पर आपको 30% टैक्स देना है। 30% ऑन योर गेन्स। प्रॉब्लम वहां तक भी ठीक है, 30% अपने आप में बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम कहां आती है? पोस्ट 30% दे डोंट अलाउ यू अ सेट ऑफ द एनी अदर एक्सपेंडिचर अपार्ट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यानी कि मैंने 100 रुपए की अगर क्रिप्टो करेंसी खरीदी और कल वो 150 की हो गई, मुझे 50 रुपए पे 30% टैक्स देना है। बट एट द सेम टाइम मैंने 100 रुपए की कोई और क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी जो 80 की रह गई, तो मेरा 20 रुपए का वहां पे लॉस हुआ, तो मुझे वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा, मुझे वो सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बट ये कहीं और नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में इस टाइप का। आपको क्रिप्टो करेंसीज को यू शुड हैव ट्रीटेड देम एट पार विद स्टॉक्स एंड टैक्स्ड इन द सेम मैनर। दूसरी चीज मैं बताता हूं, गवर्नमेंट ने एक क्रिप्टो पे टीडीएस इंपोज किया। अगर मैं आपको 100 रुपए का क्रिप्टो ट्रांसफर करता हूं और आप मुझे उसके बदले में 100 रुपीज देते हैं, तो इट इज योर ड्यूटी टू डिडक्ट 1% इन डिपॉजिट विद द गवर्नमेंट एज अ टीडीएस। स्टॉक्स में तो नहीं होता है। स्टॉक्स में नहीं होता है। अगर आप 1% लायबिलिटी, आप एवरी ट्रेड में आप 1% इस तरीके से आपकी कैपिटल रिड्यूस होती रहेगी, भले ही वो आपके अकाउंट में जा रही है, वो गवर्नमेंट में डिपॉजिट हो रही है, तो उसमें आपकी वॉल्यूम खत्म हो जाएगी ट्रेडिंग में। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, वो भी अपनी फीस ले रहा है, वो भी अपनी फीस ले रहा है, और जिस क्रिप्टो में आप ट्रेड कर रहे हो वो भी अपनी फीस ले रहा है। बिल्कुल। और उसके बाद आप गवर्नमेंट को भी फीस दे दो, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं बचता। तो इसी के चक्कर में कारण में क्या हुआ, इसका ये क्रिप्टो रेगुलेशंस बनाए गए, ये टैक्सेशन रेगुलेशन बनाए गए सो दैट देयर इज नो टैक्स इवेजन, टीडीएस लेके। बट इसका रिवर्स इफेक्ट हो गया। रिवर्स इफेक्ट क्या हो गया? लोगों ने अपने क्रिप्टो करेंसीज इंडियन जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस थे, बिकॉज वो दे वर रिपोर्टिंग टू द गवर्नमेंट, उस पर ट्रेड करना बंद कर दिया। नाउ दे मूव टू डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस, जहां पे कोई रिपोर्टिंग होती ही नहीं है। आज भी इंडियंस उतनी ही ट्रेडिंग कर रहे हैं क्रिप्टो में और उतना ही इन्वेस्टमेंट जा रहा है, बट वो गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं हो रहा, बिकॉज दैट इज ऑल हैपनिंग अंडर द रडार। सो आपने देखा इसका इफेक्ट, हॉस्टाइल रेगुलेशंस का और टफ रेगुलेशंस का इफेक्ट ये होता है कि पीपल गो अंडर द रडार एंड दे स्टार्ट डूइंग इट। बट अगर आपके रेगुलेशंस फेवरेबल होंगे ना, देयर इज नो प्रॉब्लम इन पीपल रिपोर्टिंग इट फेयरली। हाँ, आप फीस कम कर दीजिए, मतलब 1% मत लगाइए, दैट्स अ लॉट। आप क्रिप्टो करेंसी की मांग है, आपको टीडीएस लगाना है, आप 0.1% लगा दीजिए। वही कि आप कम से कम लगाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और आपको फायदा ज्यादा हो। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट को भी तो पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को भी तो रेवेन्यू मिलेगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। बट टैक्स की नीतियां कुछ इस तरीके से बनी है कि इट्स बिकम अ मैटर ऑफ पॉलिसी नाउ, इन द सेंस कि हम क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाहते, तो हमने इसमें टैक्सेशन ऐसा कर दिया कि लोग अपने आप ही नहीं करेंगे। बट उसका रिवर्स इफेक्ट ये हुआ कि लोगों ने रिपोर्ट करना बंद कर दिया, और उससे गवर्नमेंट को और ज्यादा नुकसान, बहुत नुकसान है। हम अभी स्कैम्स की और क्राइम की बात कर रहे थे, आपने मेंशन करा।
क्रिप्टो वर्ल्ड में स्कैम्स बहुत कॉमन है जी। कौन से कुछ 3-4 सबसे बड़े स्कैम्स आपने देखे जिनकी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कुछ तो मुझे ही पता है, आई हैव बीन थ्रू देम, लेकिन आपने कौन से सबसे इंटरेस्टिंग स्कैम्स देखे जो आपने कहा कि अच्छा ये तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, पहले तो ये जानना जरूरी है क्रिप्टो में स्कैम्स होते जी। क्यों। क्रिप्टो में स्कैम्स इसलिए होते हैं क्योंकि स्कैम्स के लिए क्रिप्टो इज अ ग्लोबल फिनोमिनन। जी। जी। Anyone who's able to access internet can get access to the cryptocurrencies and to the entire blockchain world. तो किसी भी स्कैम को रोकने के लिए एक तो पहले चीज होती है लॉ। पहले लॉ होती है, दूसरी होती है उसकी एनफोर्सेबिलिटी। राइट, अगर लॉ है और उसकी एनफोर्सेबिलिटी नहीं हो तो वो लॉ बेकार है। बिकॉज द नेचर ऑफ द क्रिप्टो इज सच दैट इट्स क्रॉस बॉर्डर। जस्ट थिंक अबाउट इट कि आज मैं दिल्ली में बैठा हूं, मेरे साथ कोई स्कैम होता है, बट जो स्कैमर है वो नॉर्थ कोरिया में, उसको मैं कैसे पकड़ूंगा? यहाँ की पुलिस तो पकड़ नहीं सकती। और नॉर्थ कोरिया इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द सेंस गवर्नमेंट आपस में बात भी नहीं करती हैं। देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, नो एक्सट्रेडिशन, नथिंग व्हाटसोएवर। तो एनफोर्सेबिलिटी बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत आसान है और इसका मिसयूज भी बहुत आसान है। बिकॉज इट गवर्नमेंट हमारी इट्स नॉट एबल टू ट्रैक द क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस, तो मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसानी से हो जाती है। इन जनरल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन तो आप ट्रैक नहीं कर सकते ना? बिल्कुल कर सकते, देखिए कर सकते हैं, इट्स ऑल देयर ऑन द लेजर टेक्नोलॉजी, हाँ बट you have to impose a positive obligations on the people and incentivize people to report their transactions. But verify करने गवर्नमेंट आए तो आ सकती है, बट कितने ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कर सकती है? गवर्नमेंट में भी तो लिमिटेड मशीनरी है ना। So because lot of transactions happen under the radar, so money laundering is quite possible. Hence scams in crypto are very common. But मैं आपको 2-3 scams के बारे में बताऊंगा जो क्रिप्टो में बहुत ज्यादा प्रचलित हुए। आज 2021-22 में एट द पीक ऑफ द बुल रन क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा एक्सचेंज बना था, इट्स कॉल्ड FTX यूएस में, और उसमें उसके मालिक थे सैम बैंकमैन-फ्राइड। तो सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एक बहुत बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बनाया FTX, और साथ में क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म खोली अलामेडा रिसर्च। तो वो क्या करते थे, एट वन पॉइंट इन टाइम क्रिप्टो के यूजर्स के फंड्स लेते थे। जब यूजर्स वुड यूज FTX एज अ मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो, तो वो एक एक्सचेंज था। तो जब क्रिप्टो हमने उनके एक्सचेंज पे डाला तो क्रिप्टो की कस्टडी उनके पास आ गई, सैम बैंकमैन-फ्राइड के पास। उनकी पैरेलल एक फर्म थी अलामेडा रिसर्च करके जो ट्रेडिंग करती थी, ट्रेडिंग। तो उन्होंने जो अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर्स दैट आई विल कीप योर क्रिप्टो करेंसी सिक्योर विद मी, उन्होंने वो FTX की जो जितने स्टोर्ड क्रिप्टो थे ना लोगों के वर्ल्ड वाइड, क्लोज टू $25 billion ऑफ क्रिप्टो वर्थ, ही ट्रांसफर्ड इट टू Alameda, हिज सिस्टर फर्म, फॉर ट्रेडिंग इन क्रिप्टो। अब वो Alameda ने वो रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में द एंटायर मनी गॉट ब्लो ऑफ, सब पैसा उड़ा दिया खराब इन्वेस्टमेंट्स में। और कुछ पैसा सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने ही पर्सनल खर्चे कैसे, ही बॉट अ फुटबॉल अरीना, ही डिड पॉलिटिकल डोनेशंस टू मेक हिमसेल्फ, आई एम दी द बिग शॉट, एंड फिलैंथ्रोपी करने लगी दूसरों के पैसों से। सो एट द एंड ऑफ द डे देयर वाज अ $8 billion होल in the balance sheet of FTX, which caused a bank run on the FTX, because users को लगा कि अरे इनके पास तो हमारे क्रिप्टो हैं, अपने निकाल लो। तो जिन लोगों ने निकाला तो everyone started withdrawing from FTX, तो which caused a bank run। उस बैंक रन के चक्कर में पूरा एक्सचेंज खाली हो गया। At the end of the day it became a very big mess and FTX had to declare bankruptcy. Sam Bankman-Fried ultimately had to go to the prison. He is, I think, on a bail of 200, and the bail bond is close to $250 million, highest ever in the history. But he is looking at a sentence of close to 25-30 years, back-to-back sentence. So ये सबसे बड़ा स्कैम है। एक स्कैम I'll tell you, बहुत इंटरेस्टिंग स्कैम हुआ था, शायद हमने इसके बारे में बात भी करी थी पहले, NFT की दुनिया में हुआ था स्कैम। और NFT में स्कैम्स बहुत कॉमन थे। NFT जिन लोगों को नहीं पता है, मैंने बताया अभी, नॉन फंजिबल टोकन्स। लेमन टर्म में अभी मुझे नहीं पता कि उसका यूज केस क्या है, लेकिन पहले तो पिक्चर्स थी
कई सारे ऐसे एक्सचेंजेस थे जहाँ पे पिक्चर्स होती थी और लोग उसको खरीद रहे थे और उनकी वर्थ जो मतलब टॉप की थी hundreds of thousands of dollars. Yeah, crypto apes. Yes, yes, Crypto punks. yes. Crypto punks और the apes. I forgot the name. Yuga Labs का. हाँ, Yuga Labs का apes. Anyway, so apes को लेके ना बहुत हंगामा हो गया क्योंकि इतनी ज्यादा नेटवर्थ थी एक एक एप की एक एप पीक टाइम में तो 500 500 600 600 नहीं not even that $1 million. million dollars. I think the highest one sold for $32 million. Yes. जो मुझे याद है. खैर तो एप्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो जितनी भी ज्यादातर एनएफटी ना कोई बंदर की शेप में आने लगी और लोग भी खरीद रहे थे ये बात है 2021 की तो एक एप करके एनएफटी आई और मैंने भी खरीदी मेरे कई जानने वालों ने खरीदी और 4-5 दिन उस एनएफटी को लॉन्च करे हुआ था और उसके बाद ही ये पता लगा कि जो उसके फाउंडर्स थे वो सारा पैसा लेके भाग गए और कई $million थे वो जो पैसा लेके भागे मेरे एक जानने वाले हैं उनके पास फोन आया योर इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका से कि एफबीआई से कि मैं जो हूँ एफबीआई का एजेंट हूँ उसने अपना नाम बताया मेरा नाम ये है और आपने ये क्रिप्टो करेंसी आपने ये एनएफटी खरीदी थी और इसमें स्कैम हुआ था तो हमने आपको ट्रैक डाउन किया है कि आपने खरीदी थी तो वो हंसने लगे उन्होंने कहा कि अरे ऐसे स्कैमर्स के तो रोज फोन आते हैं मैं अपनी डिटेल नहीं दूंगा उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको अपने ऑफिस से ईमेल करता हूँ और आपको फिर डिटेल देनी पड़ेगी he emailed from his official FBI ID और FBI ने लोगों को ट्रैक डाउन करना खुशकिस्मती से मेरे पास कभी नहीं आया उनका फोन क्योंकि मैंने भी खरीदी थी काफी सारी आई डोंट नो मेरे पास भी नहीं आप तो कंज्यूमर हो आपसे नहीं वो भी कंज्यूमर थे हाँ वो भी कंज्यूमर थे उन्होंने भी सिर्फ खरीदी ही थी एनएफटी लेकिन आई थिंक जो वो लोग स्कैम करके भागे थे उसमें कोई बड़े लोगों का पैसा भी लगा हुआ था इसलिए एफबीआई वाज आफ्टर इट कि किसने खरीदी कितनी खरीदी एनीवेज वो एक छोटी सी स्टोरी थी आप बताइए हाँ देखिए क्रिप्टो में स्कैम्स बहुत कॉमन है इनफैक्ट क्रिप्टो का जो फर्स्ट यूज केस हुआ था ना वो डार्क वेब में हुआ था आपने नाम सुना होगा रॉस अल्ब्रिज का जी रॉस अल्ब्रिज वाज वन ऑफ द इनफैक्ट रॉस अल्ब्रिज की सेंटेंसिंग इज बिकम एन इलेक्शन इशू इन यूएस डोनाल्ड ट्रम्प बिफोर कमिंग to power before getting elected he promised everyone रॉस अल्ब्रिज ने सबसे पहले डार्क वेब का यूज किया डार्क वेब का मतलब कि अंडर द रडार आप किस लिए यूज किया आप कुछ भी ब्लैक कमोडिटीज को ट्रेड करना है सबसे पहले नारकोटिक्स में तो यूएस में नारकोटिक्स का ट्रेड इन द डार्क वेब हैपेंड थ्रू बिटकॉइंस हाँ और उसमें अल्टीमेटली रॉस अल्ब्रिज को जेल की सेंटेंस भी हुई उनपे आई थिंक क्लोज टू 50 he's been sentenced for life in US and Donald Trump has promised that he will commute his sentence because commute मतलब for the period already undergone he spent like close to like 15-20 years already in the prison and he was one of the entrepreneurs who was very he's बहुत intelligent जिन्होंने एक्चुअली क्रिप्टो का फर्स्ट यूज केस भी दिखाया इवन दो इन रॉन्ग डायरेक्शन ही इज सॉरी फॉर व्हाटएवर ही डिड तो बट यस क्रिप्टो का इस्तेमाल गलत चीज़ों में हुआ है सही रेगुलेशंस इसको ठीक कर सकते हैं दूसरा इस्तेमाल अभी आपने देखा होगा कि वजीर एक्स का जो हैक हुआ है इंडिया में क्लोज टू 2000 करोड़ से 3000 करोड़ के बीच की वर्थ ऑफ क्रिप्टो करेंसीज जो इंडियन यूजर्स को बिलोंग करती थी उसको हैक करके लेके चले गए और आज तक कोई उसकी ट्रैक डाउन नहीं हो पाई सिंगापुर कोर्ट में केस चल रहा है उसका सिंगापुर में तो इंसॉल्वेंसी चल रही है बट देयर इज नो प्रोसीडिंग कोई अथॉरिटी क्रॉस जुडिशियल अथॉरिटी कोई नहीं है जिसने अभी तक ये पकड़ने की कोशिश भी करी है किसी को पता ही नहीं कि कौन है कोई इन्वेस्टिगेशन है रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट में किसी ने केस फाइल किया था एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू रिस्पॉन्ड कि बताइए क्या हो रहा है उसमें बट आप मान के चलिए 3000 करोड़ रुपए इंडियन कस्टमर्स का कोई चोरी करके ले गए विदाउट एनी रिकॉर्ड्स इन लॉ मेरा खुद का पसंद आपको खुद का पता है देखिए
आपका इतना पैसा फंसा हुआ है, तो आप देखिए कि कोई लीगल रिकोर्स नहीं है। और वो ये सब इसलिए क्योंकि ग्लोबल लैक ऑफ रेगुलेशन एट द ग्लोबल लेवल। आपने ग्लोबल लेवल पे कोई रेगुलेशंस नहीं बनाए, देशों के बीच में आपस में कोई समझौता नहीं है इस चीज़ को लेके। बिकॉज ऑफ ऑल दिस इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक डाउन द स्कैमर्स। द संडे मंडे शो के इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आज आपको इस एपिसोड से कोई नई जानकारी मिली होगी। इस शो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। आपके जो भी सजेशंस एंड फीडबैक है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। थैंक यू।